इज कॉल्ड हेट्रोएटॉमिक। सभी ध्यान देना, नाम इसका है होमो। होमिन्स होता है एक या सेम। सेम काइंड ऑफ एटम्स अगर किसी मॉलिक्यूल्स में होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? होमोएटॉमिक। हेट्रोमिक्स होता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स अगर किसी में होंगे तो उस मॉलिक्यूल्स को क्या बोलेंगे हम लोग? हेट्रोएटॉमिक। ठीक है, जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं O2 या H2 या N2 या S8 या P4 या I2 या फिर Br2, ये सब मॉलिक्यूल्स हैं। ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन के, सल्फर के, फास्फोरस के, आयोडीन के और ब्रोमीन के। सब में क्या है? सेम काइंड ऑफ एटम है। यहाँ 2 एटम ऑक्सीजन का, 2 एटम हाइड्रोजन का, 2 एटम नाइट्रोजन का, 8 एटम सल्फर का। सल्फर के पास भी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। प्रायः सल्फर के पास भी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, मतलब सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी होती है लॉन्ग चेन बनाने की, लेकिन कार्बन से कम होती है। क्या बोले? सल्फर के पास होता है, दोनों का होता है। सिलिकॉन का रहता है। सिलिकॉन, सल्फर नहीं, सिलिकॉन नहीं था। सॉरी, सल्फर नहीं, सिलिकॉन ही था। यहाँ का नाम से करते एस था, वो भी सिलिकॉन। सिलिकॉन के पास भी होती है और कार्बन के पास भी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आपको देंगे तो इसमें काम भी कर लेते हैं लोग। ये सब जो आपका है सेम काइंड ऑफ एटम सब में है, सब क्या हो गया? होमोएटॉमिक। इन सब में क्या देखो, CO2 लिखे डिफरेंट काइंड हो गया ना, H2O लिखे डिफरेंट काइंड है, CO डिफरेंट काइंड है, CH4 डिफरेंट काइंड है ना। इन सब को कहते हैं कि हम लोग हेट्रोएटॉमिक। जिस मॉलिक्यूल्स में एटम की संख्या दो या दो से अधिक, उससे मतलब नहीं है। मतलब क्या है? डिफरेंट काइंड ऑफ एटम होना चाहिए। तो एक ही मॉलिक्यूल में 2 अलग अलग टाइप एटम है। यहाँ भी एक ही मॉलिक्यूल्स में 2 डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स है। एक ही मॉलिक्यूल में 2 अलग अलग टाइप के एटम्स है। तो इन सबको कहते हैं हेट्रोएटॉमिक, इन सबको होमोएटॉमिक। ठीक है, होमोएटॉमिक का मतलब होगा बस सेम काइंड ऑफ एटम्स होंगे होमोएटॉमिक, और डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स होंगे हेट्रो। इन्हीं के एक एटम मतलब से नहीं है। तो सब में 2 से अधिक एटम है ना, सब में 2 या 2 से अधिक एटम है, उससे मतलब नहीं। मतलब है कि सेम काइंड का है होमो, डिफरेंट काइंड का है तो हेट्रो। ठीक है, नोट कर लीजिए पर ना प्रॉपर्टी को फास्ट में। अगर हम बोलना चाह रहे थे वो अब ध्यान देना क्या बोल रहे हैं। हो गया ना? हटाए इसको। जो बोल रहे हैं आपको वो इंपोर्टेंट थोड़ा सा है, उसको हम केमिस्ट्री के लेवल से सिखा रहे हैं। कैटिनेशन के बारे में आपको पहले पढ़ा चुके हैं। कैटिनेशन क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन। यहां बोलना ये चाह रहे हैं कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को बियर्स करता है। कौन कौन? एक कार्बन तो करता ही है और सिलिकॉन भी करता है। साफ शब्दों में कहें तो वैसा एलिमेंट्स कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को बियर करेगा जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, सिलिकॉन, कार्बन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने? 4 है ना, 2 4। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है, 2 8 4। ठीक है, होगा ना? आगे और भी होगा फिर, लेकिन आपको पढ़ना 20 तक ही है, तो 20 तक में काम कर रहे हैं। सिलिकॉन और कार्बन, इस दोनों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब ये दोनों एटम्स के पास कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में कैटिनेशन का मतलब जानते हैं सब। कार्बन का कार्बन से लिंकअप, कार्बन का कार्बन से लिंकअप होना, सिलिकॉन का सिलिकॉन से लिंकअप होना लॉन्ग चेन तक। ये ऐसा पाया गया कि सिलिकॉन मुश्किल से जो होता है 8 से 10 लिंकअप तक जाता है, उसके बाद ये अनस्टेबल मतलब टूट जाता है। लेकिन कार्बन आपको पढ़ाया थे बहुत लॉन्ग चेन जाता है। इसके पीछे काउच क्या, कारण क्या है? इसके पीछे कारण एक तो आपको मैं दे रहा हूं स्पष्ट, फिर से बोल रहा हूं। एक काउच है कि कार्बन का साइज जो होता है, कार्बन का साइज छोटा होता है किसके अपेक्षा? सिलिकॉन के एटम के साइज के।
दूसरा काउज है कि दोनों कार्बन के एटम के बीच जो ये बॉन्ड है ना, बॉन्ड का जो लेंथ है वो नहीं बोल रहे हैं, बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है, इसको बॉन्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। मतलब कि ये कार्बन कार्बन एटम के बीच जो लिंकेज है, इसी लिंकेज को बॉन्ड कर रहा है। ये बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ फर्स्ट फैक्टर 355 जूल पर मोल, सॉरी 355 किलो जूल पर मोल पाया गया है बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका, कार्बन कार्बन के एटम के बीच। जबकि सिलिकॉन सिलिकॉन के एटम के बीच आपका मात्र 250 किलो जूल पर मोल ही स्ट्रेंथ होता है। इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका अधिक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कार्बन कार्बन का स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो लॉन्ग चेन को फॉर्म करता है। और इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, कम है ना, 250 किलो जूल पर मोल है, पर मोल। अब वो पर मोल से मालूम चला हम लोग को कि इसमें मोल को अगर हम बढ़ाएंगे, इसका अमाउंट बढ़ाएंगे तो ये कमजोर हो जाएगा ना, पढ़िए अमाउंट बढ़ाएंगे तो ये आपका पर मोल, मतलब इतना मोल में इतना जूल है, और ये बढ़ेगा, ये कम होगा, ये भी कम होगा, ये भी जब लॉन्ग होगा तो कम ही भी होगा, लेकिन इसकी अपेक्षा ये कम होगा। क्यों, तो ऊपर में बड़ा इसका है, इसके ऊपर में कम है ना, इसके ऊपर में कितना है 355 है और इसके ऊपर 250 है, इसको बढ़ाएंगे ये तेजन कम होगा ना, इसका अमाउंट मोल दिखा रहा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, इसको बढ़ाएंगे हम लोग चेन बढ़ेगा, मतलब क्या होगा SI का बढ़ना, और SI का बढ़ना मतलब उसका मोल बढ़ना, और जब मोल बढ़ेगा तो हम लोग कहेंगे ये क्या होगा, इसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। बट इसका मोल जो बढ़ेगा यहां भी कम होगा, बट इसकी ताकत जो है उसको बैलेंस करके स्टेबल रख देता है। ये बड़ा स्ट्रोक बड़ा है, दोनों घटेगा, दोनों में अगर लॉन्ग चेन बनेगा तो उसका जो इस तीन, मान लो कि अभी 3 कार्बन है, अब मान लो कार्बन ले लिए 5 या कार्बन ले लिए 8 ले लिए, तो इस दोनों की तुलना करेंगे, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होगा कि ये स्ट्रॉन्ग होगा, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये आपका जैसे चेन बढ़ेगा ये बढ़ेगा, ये कम होगा ना, तो इन्वर्सली हुआ होता है, ठीक है। मतलब हमने सिर्फ 2 कार्बन एटम के बीच का ये एग्जांपल दिया, दिस इज द अमाउंट ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ फॉर ओनली 2 एटम ऑफ सिलिकॉन या 2 एटम ऑफ कार्बन, सबके लिए नहीं है। ये बढ़ेगा तो घटेगा, ये भी, ये बढ़ेगा ये भी घटेगा, बट ये फास्ट घटेगा और ये स्लो घटेगा, मतलब ये लॉन्ग चेन्स को बनाएगा तो ऊपर भी टूटेगा नहीं, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ में वो किलो जूल लिखा हुआ है। अब सोचो किलो जूल क्या होता है, किलो जूल हम सब जानते हैं, जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि आप 2 कार्बन एटम के बीच जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए हमको कितना एनर्जी चाहिए, 355 किलो जूल चाहिए, अगर हम 1 मोल कार्बन कार्बन एटम के बीच का लिंकअप लिए तो, ठीक है। और 1 मोल में कितना एटम से पढ़ा है आपको क्लास 9th में, 1 मोल में पढ़े हो 6.022 इंटू 10⁻20, इतना एटम्स अगर लेंगे कार्बन का तो उसके बीच जो लिंकअप बना है उसको तोड़ने के लिए आपको 355 किलो जूल ऊर्जा चाहिए, ठीक है। इसका मीनिंग यही होगा, ठीक है। तो एक सब क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा सा है, तो ऐसे तो लिखोगे, देखो why linkage between carbon and carbon atom form long chain, ठीक है, with stability मतलब बिना टूटे हुए, with stability, but silicon does not, इसको एक्सप्लेन से कर लोगे ना। 2 काउज है, पहला साइज और दूसरा बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। इसे मान लो तुमसे पूछेंगे, सुनोगे, तुमने 2 मोल लिया किसका, कार्बन का 2 मोल लिया चैन का, कार्बन के 2 मोल को लेने का मतलब कितना पीस एटम अरेंज किए हैं, इसमें 2 गुना कर देंगे ना, इतना एटम को अरेंज किया तुमने,
उसमें हर एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए? 355 गुना 2 करना पड़ेगा। ये 1 मोल का है ना, 2 मोल में डबल होगा ना, मतलब कितना है? 710 किलो जूल चाहिए हमको एनर्जी, तब जाकर के सारा बॉन्ड टूट जाएगा जितना आइटम सबका। ठीक है, इसका मीनिंग एक्चुअल में यही था जो हम बताएं आपको। ज्यादा करिए, थोड़ा डीप में सिखा दिए इसको। मीनिंग एक्चुअल में क्या होता है? बॉन्ड लेंथ भी हो गया, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी हो गया, उसमें किलो जूल क्या इंडिकेट करा वो भी हो गया, मोल का मतलब क्या सिखा दिए, इस चीज को भी इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, ये जो आप पढ़ा है वो था बूस्टअप नॉलेज में, ये पढ़ना आपको सिलेबस में नहीं था। चलिए, ये हो गया। सब फिगर नोट कर लोगे, अमाउंट नोट कर लोगे सर। चिल्लाएगा यार। तो इसमें बॉन्ड लेंथ लिख लोगे, साइज क्या होता है इसका? स्मॉल, और इसका साइज क्या होता है? लार्ज होता है सिलिकॉन का। इसका लेंथ लिखोगे 77 पिकोमीटर होता है। इसका 154 पिकोमीटर होता है। इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ 355 किलोजूल पर मोल होता है, ज्यादा होता है ना। और इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ इससे कम होता है, जो कि कितना है? 250 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये दोनों फैक्ट को बिल्कुल यहाँ ध्यान रखिए अच्छे से। चलिए, आगे बढ़े। तो उसके बाद फिर लिखोगे, कल आपको सिखाए थे हम कोवलेंट कंपाउंड कैसे बनता है ना। नेक्स्ट लिख लोगे फिर व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। ये चैप्टर जो है मेनली कोवलेंट कंपाउंड पर बेस्ड है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। सबसे पहले कोई फिजिकल स्टेटमेंट, फिजिकल स्टेटमेंट लिखोगे कोवलेंट कंपाउंड exist as single molecules, mostly in gaseous form,
मोस्टली इन गैसियस फॉर्म। मतलब फिजिकल स्टेट में कहा गया कि कोवलेंट कंपाउंड जो होता है वो सिंगल मॉलिक्यूल्स में होगा पहला। अधिकांश कोवलेंट कंपाउंड किसमें होगा? गैसियस फॉर्म में होगा। कुछ लिक्विड फॉर्म में भी होता है और कुछ सॉलिड फॉर्म में भी होता है। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है एक ऐसा एग्जांपल दो कोवलेंट कंपाउंड का जो कि सॉलिड फॉर्म में है, तो कहोगे एक आयोडीन है I2, दूसरा आपके पास फास्फोरस है P4, तीसरा है सल्फर S8। ये तीनों ऐसे कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में होंगे। I2 मतलब आयोडीन, P4 मतलब फास्फोरस और S8 मतलब सल्फर का मॉलिक्यूल। ठीक है। लिक्विड फॉर्म में होते हैं बस एक ही Br2 ब्रोमाइन, पढ़े हो ना। और गैसेस फॉर्म में हम सब जानते हैं H2, O2, N2, etc। ये सब जितना भी लिए सब होमो एटॉमिक है कि हेटेरोटॉमिक है, ये सब होमो एटॉमिक का एग्जांपल है। ठीक है। अधिकांश कोवलेंट कंपाउंड जो होंगे वो मॉलिक्यूल्स के रूप में एग्जिस्ट करेंगे और सिंगल मॉलिक्यूल्स। मतलब कभी भी कोवलेंट कंपाउंड को हम लोग आगे में 2 या 3 लगाएंगे नहीं। मान लो अगर H2 के आगे 2 लग गया, इसका मतलब क्या हो गया? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। हाइड्रोजन कभी भी इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब भी करेगा तो वो H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ना कि 3H2। जो फर्स्ट लाइन लिखा है ना पूनम कि एवरी कोवलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट एज ए सिंगल मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी मान लो कि आप लिखें P4 कभी भी ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब भी करेगा नेचर में एग्जिस्ट हो बस सिर्फ P4, ना कि 5P4, सिर्फ P4 होगा। सिंगल मॉलिक्यूल, ये सब सिंगल मॉलिक्यूल, आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है, ये सबके आगे 1 है, सिंगल मॉलिक्यूल्स के रूप में ये लिखा हुआ है। ये फिजिकल स्टेट था पहला, इसका प्रॉपर्टी। सेकंड लिखो फिर नंबर 2, नोट कर लीजिए इसको ना। सेकंड फिर लिखोगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में, MP एंड BP में। हम तुलना कर रहे हैं किस कंपाउंड से? तो आयोनिक कंपाउंड से। बोले NaCl कौन कंपाउंड है? आयोनिक कंपाउंड। जिस भी कंपाउंड में कोई भी एक आ गया मेटल, समझ जाओ वो आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है। जब आ गया मेटल, इसका मतलब जरूर इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हुआ होगा। इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हुआ, इसका मतलब प्लस और माइनस चार्ज बना होगा। प्लस और माइनस चार्ज बना मतलब क्या हुआ? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम किया होगा। एक नहीं पढ़े हो? F इक्वल टू क्या पढ़े हो? K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R²। जब आपके पास सोडियम है, सोडियम ने एक लॉस किया है प्लस हो गया रे, सेल गेन क्या सेल माइनस हुआ। इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहिएगा। जिस कारण से हम लोग कर सकते हैं आयोनिक कंपाउंड जो होता है उसमें जो बॉन्ड बनता है आयोनिक बॉन्ड, जहां सोडियम और क्लोराइड के बीच में एक लिंकेज, एक बॉन्ड है जिसको हम दिखाते नहीं है, बट इसके बीच एक लिंकेज होगा जो सोडियम को क्लोरीन से हेल्ड किए हुए है। उस लिंकेज को आयोनिक बॉन्ड कहते हैं और उस कंपाउंड को आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। तो इसका लिंकेज स्ट्रॉन्ग होगा ना, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसके बीच, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच। बट कोवलेंट कंपाउंड मान लो CH4 है, यहाँ पर दोनों नॉन मेटल ही है ना, इसके बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, इसका मतलब लिंकेज कमजोर है। जब लिंकेज कमजोर, इसको इजीली हम लोग बॉयल कर सकते हैं और इजीली इसको पिघला सकते हैं। इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसकी अपेक्षा क्या कम होगा? बोलना पड़ेगा आपको, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोवलेंट कंपाउंड इज वेरी लो बिकॉज ऑफ वीक बॉन्ड। व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड। इसकी अपेक्षा कम क्यों होता है? क्योंकि यह स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। ठीक है, तो लिखोगे क्या बोले? आयोनिक बॉन्ड को, आयोनिक बॉन्ड को यूनिट क्या होता है? बॉन्ड का क्या बोले? बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ किस चीज का? पिकोमीटर, बॉन्ड लेंथ बोल रहे हो क्या? पढ़ाए सर। बॉन्ड लेंथ को किस चीज में पीछे मापे थे? बॉन्ड लेंथ हो, सुनो पहले, बॉन्ड लेंथ हो या आपका एटम का साइज हो या न्यूक्लियस का साइज हो, तीनों में कोई भी चीज रहेगा ना उसको मापना है आपको पिकोमीटर में। और अगर आपके बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ रहा है तो किलो जूल पर मोल में मापना है। बॉन्ड एनर्जी पूछ रहा है तो किलो जूल पर मोल। आयोनाइजेशन एंथैल्पी पूछ रहा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक वर्ड आएगा जो आपको भी नहीं पढ़ना है। देखो इसको हम पढ़ाए थे क्लास 12th में, इसका मतलब क्या होता है सुन लोगे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, शांत रहोगे। मान लो सोडियम एक मेटल है, बात नहीं, इसका एटॉमिक नंबर कितना? 11 होगा ना, 281, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है।
एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए भी कुछ ऊर्जा चाहिए हमको ना, तो इसको आयन बनाने के लिए जो ऊर्जा देना पड़े उसी ऊर्जा को कहते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी। इंथैल्पी का मतलब एनर्जी होता है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक आयंस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक है, इसका जूल होगा, इसका सिर्फ जूल बोलोगे। बॉन्ड स्ट्रेंथ का किलोजूल पर मोल, बॉन्ड एनर्जी का किलोजूल पर मोल, बॉन्ड लेंथ रहे पिकोमीटर मापोगे, और एटॉमिक साइज रहे पिकोमीटर, एटॉमिक रेडियस रहे पिकोमीटर। चाहे बॉन्ड कैसा भी, आयनिक बॉन्ड रहे कोवलेंट बॉन्ड रहे, सबकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बॉन्ड इतना बड़ा दिखाई नहीं पड़ता, दिखाई आपको दिखाने वाले शौकी हैं, ऐसा होता नहीं है वो। ठीक है, चलिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कोवलेंट कंपाउंड का समाधान कम क्यों होता है? लिखोगे यहाँ बिकॉज, एक बिकॉज क्या लिखा है, कुछ कहा। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, melting point and boiling point of covalent compound are very weak या very low कर सकते हैं, very low because of no any force of attraction, because of no any force of attraction in absence of formation of ions, in absence of formation of ions, क्योंकि आयंस ही नहीं बनता है इसलिए वो काफी क्या होता है। ठीक है, थर्ड लिखोगे, नंबर थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सोच के बोलिएगा, क्या ये कोवलेंट कंपाउंड करंट को कनेक्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड की तरह इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन नहीं करेगा तो ये चार्ज फॉर्म नहीं करेगा। हम सब पढ़े हैं फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में, करंट को प्रोड्यूस करने के लिए चार्ज का फ्लो जरूरी है। चार्ज ही नहीं रहेगा तो करंट बनेगा कहां से? ठीक है, सुनो फिर से बोल रहे हैं बड़ा। आयोनिक कंपाउंड जो होता है, चाहे NaCl हो या HCl, भी टूट करके क्या पढ़े H प्लस और सिल बनता है ना, यही ना मूव करता है तो करंट फ्लो होता है। बट कोवलेंट कंपाउंड में टूटेगा ही नहीं आयंस में ये। अगर हम लोग H2 को तोड़ेंगे, मान लो H2 में H और H के भी सिंगल बॉन्ड है तो तोड़ दिए, सप्लाई करके एनर्जी, तो बस ये H का एक इलेक्ट्रॉन और इस H का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। ये चार्ज गेन नहीं किया, चार्ज यहाँ प्लस और माइनस चार्ज कुछ दिया नहीं दिया, बस सिर्फ फ्री हो गया वो। ठीक है, वो करंट को कनेक्ट करने के लेवल नहीं है। मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज रहेगा तब इसका फ्लो करंट को कनेक्ट करेगा। ठीक है, इस कारण से करंट को कंडक्ट नहीं कर पाता है कौन? कोवलेंट कंपाउंड। लिखो यहाँ पर, इट विल नॉट कंडक्ट करंट, इट विल नॉट कंडक्ट करंट because it will not conduct current because of absence of ion, because of absence of ion। सबसे इंपॉर्टेंट है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी बोलिए, हम लोग पढ़े हैं कि अधिकांश आयोनिक कंपाउंड, चाहे NaCl हो या कॉपर सल्फेट हो, ये जितना भी आयोनिक कंपाउंड है वो सब जनरली किस लिक्विड में घुल जाता है? वाटर में सब घुल जाता है। ठीक है, बट कोवलेंट कंपाउंड डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। ये बोलो किस में घुलेगा? ये घुलेगा बेंजीन, टॉलिन, इन सब चीजें। ठीक है, लिखाएंगे उसको अभी हम। देखो, मोस्ट of the ionic compound, most of the ionic compound dissolve in water। कोई बोल सकते हैं वाटर में आयोनिक कंपाउंड क्यों घुल जाता है? वेरी गुड, बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन। सुनो क्या बोल रहे हैं, नोट नहीं करो, समझो प्लीज क्या बोल रहे हैं। वाटर जो होता है बाबू, वाटर एक पोलर कंपाउंड है। वाटर को हम लोग किस टाइप का कंपाउंड मानते हैं? पोलर कंपाउंड।
और पोलर कंपाउंड के कारण इसमें कोई भी आयोनिक कंपाउंड भूल जाता है। कैसे हो? पोलर कंपाउंड का मतलब क्या होगा? ध्यान देना, बहुत सिंपल है। हाइड्रोजन यहां पर और ये क्या ऑक्सीजन है ना, हाइड्रोजन का 2 एटम यहां पर है, ऑक्सीजन का 1 एटम, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड का पूरा इसका एक्चुअल फिगर दिखाने रहे हैं इस तरह से, ठीक है। इसका एक्चुअल फिगर हम दिखा नहीं रहे हैं इस तरह से। इसका एक्चुअल फिगर ये होता है ना, हम इसको दिखा रहे हैं, बस हम सिंपल समझाना चाह रहे हैं आपको कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है, जो लिंकेज है, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में किसके पास इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है? ऑक्सीजन के पास। इसके पास इलेक्ट्रॉन को गेन करने की दिक्कत ये हो गया माइनस डेल्टा चार्ज। इसके पास कम टेंडेंसी होती है, यानी कि ये प्लस डेल्टा हो जाएगा। यहां पे माइनस और प्लस चार्ज डेवलप होने के कारण, ठीक है, प्लस और माइनस चार्ज डेवलप हो गया किसमें? वाटर में। वाटर भी कोवलेंट कंपाउंड की तरह से है, वाटर भी कोवलेंट कंपाउंड ही है, लेकिन फिर भी इसमें चार्ज डेवलप कौन सा हो गया? माइनस और प्लस चार्ज डेवलप हुआ, ठीक है। चूंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है किसके अपेक्षा? हाइड्रोजन की अपेक्षा। जब ज्यादा जिसके पास इलेक्ट्रॉन को खींचने की प्रॉपर्टी ज्यादा होगी तो इस पर माइनस डेल्टा, डेल्टा मतलब चार्ज का अमाउंट दिखा दे, थोड़ा सा इसके पास अधिक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए। तो ये बन गया पोलर कंपाउंड, है कोवलेंट कंपाउंड ही। कोवलेंट कंपाउंड में नाम पड़ा इसका पोलर कंपाउंड, और इस पोलर कंपाउंड होने के कारण इसके बीच कोई भी जो आपका डालोगे सॉल्यूट, चाहे NaCl या कोई भी, वो आपस में क्या डिसॉल्व करने की क्षमता रखता है, मतलब ये डिस्टेंस बढ़ गया, उसी में कोई मर्ज करता है। वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच जो गैप होता है उसी में वो बुलाने का काम करता है। कौन? वाटर में। तो वाटर में कोई भी चीज क्यों भूल जाता है? क्योंकि वाटर एक पोलर कंपाउंड है, और पोलर कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि में दो जो आइटम देख रहे हैं उसमें एक पर चार्ज डेल्टा प्लस और एक पर चार्ज डेल्टा माइनस होगा, इसका, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ पर अलग से साइड में इसको नोट कहीं कर लोगे, साइड में कहीं पर भी इसको नोट कर लीजिएगा। वाटर पोलर कंपाउंड है, उसके पास ये प्रॉपर्टी होता है। हो गया। चलो उसके बाद मेन जो लिखा है तो सोल्यूटिव लिखोगे यहाँ पर, वहां पर क्या लिखा है तो पीछे छोड़ दो उसको। मोस्ट ऑफ द आयोनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन वाटर बिकॉज वाटर इज पोलर कंपाउंड, बिकॉज वाटर इज पोलर कंपाउंड कर दोगे, बिकॉज वाटर इज पोलर कंपाउंड। लिखो बट कोवलेंट कंपाउंड but covalent compound dissolve in covalent solvent, covalent solvent मतलब सॉल्वेंट भी लेंगे कैसा? कोवलेंट ही लेंगे, कोवलेंट सॉल्वेंट लाइक के बाद देखो पहला है CCl4, क्या पढ़ेंगे इसको? कार्बन टेट्राक्लोराइड। दूसरा है C6H6, क्या बोलेंगे इसको? बेंजीन। और तीसरा है CH3COCH3, क्या बोलेंगे इसको? एसीटोन। टोनिन भी होता है, EDC कर दोगे। CH3COCH3, CH3 को कहते हैं मिथाइल ग्रुप कहते हैं। ये नाम लिखाया कैसे वो पढ़ना आपको सिखाएंगे। ये नाम किस तरह लिखाया तो सिखाना बाकी है, आगे पढ़ना आपको इसे। तो वो कोवलेंट कंपाउंड किस चीज में घुलेगा? वाटर में नहीं घुलेगा, वो घुलेगा आपका कोवलेंट सॉल्वेंट में। उसका कोई एग्जांपल दीजिए तो CCl4 है, जिसको कहें कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर बेंजीन या फिर एसीटोन, ठीक है। इन सब में कौन घुलेगा?
इन सब में आपका कोवलेंट कंपाउंड घुल सकता है, वाटर में नहीं घुलेगा। वाटर में सिर्फ आयोनिक कंपाउंड ही घुलता है। वाटर में घुलता क्यों अधिकांश सब्सटेंस? क्योंकि वाटर क्या होता है? पोलर कंपाउंड होता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रॉपर्टी को आप ध्यान रखें कंपाउंड। और इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा कौन? आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी, जो आपको पहले का पढ़ाए भी कभी हम होंगे। आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी इसके जस्ट विपरीत होगी, इसका जस्ट उल्टा कर दोगे। चलो यहां तक तो सब क्लियर हो गया होगा अच्छे से। फिर पूछेगा आपसे मार्सी गैस किसे कहते हैं, क्या बोलोगे? मीथेन। क्यों कहते हैं? वेरी गुड। एक गैस है, इसका नाम है मार्सी गैस, जिसे हम CH4 कहते हैं, जिसको मीथेन कहते हैं। ठीक है, इसको मार्सी गैस इसलिए कहा गया क्योंकि मार्सी एरिया, मार्सी लैंड मतलब होता है मड्डी एरिया, जहां कीचड़ होता है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए मार्सी एरिया में जो आपका प्लांट रिसाइड्यू है या फिर एनिमल्स का जो मरा हुआ पार्ट वो हो गया। ठीक है, ये सब क्या होता है? सड़ जाता है। सड़ने के बाद डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज होने के बाद कंपोस्ट बनाता है। तो कंपोस्ट के फॉर्मेशन के दौरान पढ़ोगे बायोलॉजी में आप लोग, एक गैस निकलता है, वो गैस वो गैस मीथेन होता है। मतलब कि जो लैंड, जिस लैंड में प्लांट या एनिमल्स का डेड बॉडी ये सब सड़ गया ना, सड़ने के बाद वो रीजन जो आपका दलदल बन गया है किसी के कारण, सड़ने के एनिमल्स के कारण, तो वहां पर आपका एक गैस हमेशा होता है लिबरेट, जिस गैस को कहा गया है कौन? CH4 मीथेन गैस। आप सुनते हो गोबर को भी हम सड़ाते हैं तो वहां से भी आपका CH4 गैस होता है प्रोड्यूस। तो उस लैंड को कहा गया है मार्सी लैंड या मार्सी एरिया, जहां पर मीथेन गैस क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसी का नाम रहा उसका मार्सी गैस। तो एक क्वेश्चन को, व्हाई मीथेन गैस इज कॉल्ड मार्सी गैस? व्हाई मीथेन गैस इज कॉल्ड मार्सी गैस? खुद से कर लो इसका आंसर। व्हाई मीथेन गैस इज कॉल्ड मार्सी गैस? इन सबको बोलो कौन सा कंपाउंड कहेंगे जो आपको लिखा है? बेंजीन या एसीटोन या कार्बन टेट्राक्लोराइड। इन सब को नॉन पोलर कंपाउंड भी कहते हैं या कोवलेंट कंपाउंड भी कहते हैं। कोवलेंट सॉल्वेंट कहेंगे या फिर नॉन पोलर कंपाउंड। ठीक है, वाटर क्या था? पोलर कंपाउंड था। चलिए बेटा इसको ना, तो मार्सी गैस CH4 आएगा। CH4 मतलब मीथेन। चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें इन करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। टॉपिक तो बनाओगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, टॉपिक सब बनाओगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड मॉडर्न केमिस्ट्री में उसको डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूप में। शांत रहना, बात नहीं। मतलब केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच जो डिस्कस करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, उसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। क्या बोले आपको? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? सुनोगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ए कंपाउंड ऑफ हाइड्रोकार्बन, not only hydrocarbon and its derivative कहोगे सर इसका मतलब क्या हुआ? डेरिवेटिव का मतलब मैथ में होता है डिफरेंशिएशन। आपको अभी वो नहीं पढ़ना है, आपको इसका मतलब सुनो क्या होता है। मान लीजिए CH4 अभी कौन कंपाउंड है? हाइड्रो कार्बन कंपाउंड है, तो इसमें हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है। एंड इट्स डेरिवेटिव का मतलब सुनिए क्या होता है। कार्बन के एक एटम यहां पर है, इसके कितने होते दांत? 4 दांत होते हैं ना। हर एक दांत के पास कौन गया? एक H चला गया। ये आपका हो गया मीथेन का स्ट्रक्चर। एक दांत से एक H हटा दीजिए, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही होता है ना। इसकी जगह पे आप ऐसे एटम को लाओ जिसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसका भी वैलेंसी एक होता हो।
नॉन मेटल में फ्लोरीन होता है, मतलब इसके एक हाइड्रोजन को हटा करके वहां Cl ले आए ना, तो ये Cl ले आए तो क्या बन गया, ये CH3Cl बन गया ना। इसे कहते हैं डेरिवेटिव, मतलब कि इसी से निकला है ना। डेरिवेटिव में जिससे हमने इसको प्रोड्यूस किया, डेरिवेटिव ऑफ मीथेन इज कॉल्ड व्हाट, CH3Cl, या CH2Cl2 भी होगा, या CHCl3 भी होगा, या CCl और भी होगा। एक हटा तुम्हारा CH3Cl, 2 हटेगा CH2Cl2, 3 हटेगा CHCl3, चारों हट गया CCl4। ये क्या डेरिवेटिव ऑफ मीथेन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसके जगह पर वैसा ही वैलेंसी वाला एटम्स मींस नॉन मेटल्स को लाओगे तो वो कहलाएगा डेरिवेटिव उस हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। चलिए लिखो यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोकार्बन, द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब उसी का है ना। The compound of hydrocarbon and its derivative is called organic compound. And its derivative is called organic compound. Derivative का मतलब उसके किसी एक H या एक से अधिक H को रिमूव करके उसके जगह पर सेम वैलेंसी का एटम लाना, ठीक है। चलिए, और उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफाइन खुद से कर लोगे। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। लिखोगे द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री